हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज है स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा हम गृह प्रबंध पढ़ रहे थे, गृह प्रबंध में मैंने आपको लास्ट वीडियो प्रोवाइड कराया है और मैंने वहां पर आपको एफर्ट्स के बारे में पढ़ाया कि जब हम एनर्जी मैनेजमेंट की बात करते हैं, मतलब शक्ति को व्यवस्थापन करने की बात करते हैं, तो शक्ति व्यवस्थापन से मतलब क्या होता है। जो आपके फीमेल मेंबर है, जो गृहिणी है, वो अपने परिवार में डेली रूटीन में किए जाने वाले काम को कम से कम शक्ति का यूज करके, मतलब कम से कम एनर्जी का यूज करके, प्रयोग करके कंप्लीट कर सके, पूर्ण कर सके, उसे कोई भी थकान का अनुभव ना हो। क्योंकि अगर उसको फटीग होगा, थकान होगा, तो उसका सीधा संबंध उसके काम करने के ढंग से होता है कि वो कौन सा वे, कौन सी टेक्निक का यूज कर रही है। क्योंकि बहुत सारे काम घर में करने पड़ते हैं, जैसे कि हल्के कार्य है ना, भारी कार्य, कुछ कम हल्के काम, मतलब जिन्हें आप मध्यम कार्य बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप में एनर्जी अलग अलग लेवल पे यूज होती है। जीवन में फैमिली लाइफ साइकिल आती है भाई। अगर हम गृह प्रबंध की बात कर रहे हैं, गृहिणी की बात कर रहे हैं, तो पारिवारिक जीवन चक्र भी आएगा उसके जीवन में, ठीक है। जिसे आप जीवन चक्र बोलिए या पारिवारिक जीवन चक्र बोलिए, तो उसमें किस अवस्था में एनर्जी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये आप पढ़ेंगे आज इस टॉपिक में। और फिर हम जब काम करते हैं तो हमको थकान भी होती है, शारीरिक थकान भी होती है, मानसिक थकान भी होती है, ठीक है। तो वो क्या है उसके बारे में भी आप जानेंगे। फिर उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स जो आपके लास्ट टीजीटी में, जीआईसी में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से ये मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा एंड आपका रिवीजन हो जाएगा। तो एनर्जी मैनेजमेंट जब हम करते हैं, हम जब एनर्जी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो नॉर्मली हम बात करते हैं जो हमारे गृह प्रबंध के अंतर्गत जो डेली रूटीन टास्क होते हैं, मतलब डेली काम जो हम करते हैं, उनको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे गृहिणी मैनेज कर सकती है, कैसे वो पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में शक्तियों का संबंध बना सकती है, कैसे वो अपनी जो विभिन्न एक्टिविटीज़ है, मतलब गृह निर्माण की बहुत सारी क्रियाएं हैं, उसमें भी कैसे एनर्जी को मैनेज कर सकती है, ठीक है। थकान उसको अगर हो रही है तो क्या टाइप्स हैं, उसके क्या प्रभाव है, कैसे वो शारीरिक थकान को दूर कर सकती है, और फिर किस तरीके से वो आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन का महत्व समझ सकती है। तो यही है गृह प्रबंध के अंदर एनर्जी मैनेजमेंट। क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करें स्टूडेंट। अच्छा हाँ, अभी भी एक दो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम प्लीज़ हिंदी का यूज़ करिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अब कि मैं आपको हिंदी में भी कंटेंट दूँ। मैंने इवन अब आपको टाइप करके भी हिंदी में देना स्टार्ट कर दिया है। इंग्लिश कंटेंट भी होता है, हिंदी कंटेंट भी होता है। तो प्लीज़ बच्चे की जान मत लो, बहुत एफर्ट डाला है मैंने आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराने में और इसमें हिंदी कंटेंट भी देने में, ठीक है। तो मैं और एक एक शब्द मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हिंदी में नहीं बोल सकती और ना ही मैनेज कर सकती हूँ। ओके गाइस, तो आपको अगर मेरे से पढ़ना है तो इसी तरीके से पढ़ना होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे पारिवारिक जीवन चक्र और थकान, मतलब फटीग। इसके अलावा पारिवारिक जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में ऊर्जा की मांग। पारिवारिक जीवन चक्र के चरण कौन कौन से होते हैं भाई? सबसे पहले तो हमारी फैमिली स्टार्ट होती है, ठीक है, जैसे हम इंट्रोड्यूसिंग स्टेज बोलते हैं या आप स्टार्टिंग स्टेज बोलिए। इसके अलावा दूसरी स्टेज कौन सी आती है आपके, जिसमें आपका एक्सपेंशन होता है फैमिली का, मतलब परिवार में बच्चे पैदा होते हैं, है ना। फिर बच्चे बड़े होते हैं, वो स्कूल जाने लगते हैं, फिर वो जो है और बड़े हो जाते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, उनकी अपनी जॉब्स लगती हैं, अपनी शादी होती हैं। और जिनकी फैमिली जिनसे स्टार्ट हुई थी, जो 5वीं अवस्था आती है या तीसरी अवस्था आती है, वो आती है रिटायरमेंट की। तो वो आप यहाँ जानेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फैमिली लाइफ साइकिल, पारिवारिक जीवन चक्र। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, क्लियर होगा बिल्कुल कि भाई सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग होती है एक फैमिली की। कैसे स्टार्टिंग होती है? संबंध बनते हैं, शादी होती है, विवाह संबंध बनता है, फिर वो परिवार आगे बढ़ता है, ठीक है। तो जो ये पीढ़ी होती है, ये रिटायरमेंट की स्टेज पे आ जाती है और जो नए बच्चे होते हैं उनसे एक नया जीवन, एक नई लाइफ साइकिल, फैमिली साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बेसिकली जो होते हैं, नॉर्मली जो होते हैं, वो 3 चरण होते हैं ब्रॉड। वैसे आपने 5 स्टेजेस भी पढ़े होंगे, मतलब 5 अवस्थाएं पढ़ी होंगी, कहीं 7 अवस्थाएं पढ़ी होंगी। डिपेंड करता है राइटर्स के ऊपर कि वो किस प्रकार से उसको डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो मेन एंड बेसिक 3 स्टेजेस होती हैं फैमिली लाइफ साइकिल की, मैं आपको वो समझाऊंगी। जिसमें सबसे पहली स्टेज होती है आपके फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब
मतलब बिगिनिंग स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ। इसका हिंदी में भी मिलेगा आपको पीडीएफ में, इसी पीडीएफ में हिंदी में मिलेगा, मैं भी आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो परेशान मत होना इंग्लिश देख के कि मैम ने इंग्लिश में लिख दिया है तो बस भाग जाओ, इंग्लिश में मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और हिंदी में भी मिलेगा। तो सबसे पहली स्टेज क्या है, फाउंडेशन स्टेज है। फाउंडेशन मतलब जब आप फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ, ठीक है। केवल 2 लोग होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं फैमिली में। तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मैंने आपसे बोला ना हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, पारिवारिक जीवन चक्र में ऊर्जा की मांग, किस अवस्था में ऊर्जा की मांग ज्यादा होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। किस अवस्था में कम है ऊर्जा की मांग, किस अवस्था में ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जो पहली स्टेज है उसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आपके विल बी लेस होती है, मतलब कम होती है। केवल 2 ही लोग होते हैं, तो 2 लोगों में ऊर्जा की जो काम की जो ऊर्जा है, मतलब काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इसके अलावा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है किसी भी हाउस होल्ड वर्क को करने के लिए, वो कम होती है, ठीक है। तो पहली अवस्था जो होती है वो होती है फाउंडेशन स्टेज, या आप इसको बोल सकते हैं स्टार्टिंग स्टेज, इंट्रोड्यूसिंग स्टेज, या आप इसको प्रारंभिक अवस्था बोल सकते हैं। इसमें शक्ति की मांग जो होती है वो सबसे कम होती है, सबसे कम। हाँ, ये डिपेंड करता है कि अगर जो आपके गृहिणी है वो घर से कहीं बाहर नौकरी कर रही है, मान लीजिए वो वर्किंग है, तो वो जो है वो रेशियो बना लेती है, अपनी एनर्जी को मैनेज कर सकती है। वहां पर एनर्जी मैनेजमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि भाई उसको घर के काम भी करने हैं, बाहर के काम भी करने हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो शक्ति की जरूरत है वो सबसे कम होती है आपके फर्स्ट स्टेज में, फाउंडेशन स्टेज में, जिसे आप प्रारंभिक अवस्था बोलते हैं परिवार की। आप देख रहे हैं इमेज से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है क्या हो रहा है। यहाँ पर शादी हो रही है, इसका मतलब केवल 2 लोग हैं, अभी फैमिली स्टार्ट करी है उन्होंने, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। अगर गृहिणी वर्किंग है तो वो उसको भाई थोड़ा सा एनर्जी को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसको अपने हाउस होल्ड टास्क को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अपने बाहर जो वर्किंग एरिया है वहां पर अपनी एनर्जी को मैनेज करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ी रिक्वायरमेंट एनर्जी की ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे कम होती है फर्स्ट स्टेज में किसकी मांग, ऊर्जा की मांग। क्लियर, पिक्चर से क्लियर है। सेकेंड स्टेज होती है आपके एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब विस्तृत, फैलाव, एक्सपेंड हो रही है फैमिली आपकी, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है कि अब क्या हो गया है, फैमिली एक्सपेंड हो गई है, बच्चे हो गए हैं। यहां पर जो एनर्जी की डिमांड होती है, एनर्जी की जो मांग होती है वो सबसे हाई होती है, सबसे पीक पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दिस स्टेज देयर इज अराइवल ऑफ न्यू मेंबर्स इन द फैमिली। भाई परिवार बढ़ रहा है, बच्चे हो रहे हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो कितना काम होता है, घर का भी काम होता है, बच्चों का भी काम होता है। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, कॉलेज जाने लगते हैं, हायर एजुकेशन लेने लगते हैं। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो एक्सपेंशन वाला है, मतलब जब विस्तृत है, फैलाव है, उस समय सबसे ज्यादा पारिवारिक जीवन चक्र में ऊर्जा की मांग होती है। तो कहने का मतलब ये है जो सेकेंड स्टेज है, मतलब एक्सपेंशन, जहां पे आपको मिलेगा विस्तृत, विस्तरण, फैलाव, उस स्टेज में सबसे ज्यादा आपके एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये आपको इमेज से क्लियर हो रहा होगा। एक्सपेंशन, विस्तरण हो रहा है मतलब फैलाव हो रहा है, परिवार बढ़ रहा है। तीसरी स्टेज आपकी आती है, जो मैंने बताया बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। थर्ड होती है आपके कॉन्ट्रैक्शन और रिटायरमेंट। कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचित हो जाना किसी चीज का, ठीक है, और रिटायरमेंट मतलब रिटायर हो जाना। तो इन दिस स्टेज चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप आर एंड इंडिपेंडेंट। बच्चे, अब जो बच्चे थे वो क्या हो गए, वो बड़े हो जाते हैं, जैसा नॉर्मल हर किसी के फैमिली में होता है। आप भी देखते हैं, आप भी उसी फैमिली लाइफ साइकिल से आए हैं, जैसा नॉर्मली सबके घरों में होता है कि भाई अब जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं, हायर एजुकेशन लेने के लिए बाहर चले गए हैं या जॉब करने लगे हैं, वो अपनी न्यू फैमिली को बिगिनिंग करते हैं। अब वो कौन से स्टेज में आ जाते हैं, फर्स्ट स्टेज में आ जाते हैं, बिगिनिंग स्टेज में आ जाते हैं, प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। और जो माँ बाप थे वो क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, मतलब फैमिली फिर से क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो जो डिमांड है एनर्जी की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो प्रारंभिक अवस्था में भी ऊर्जा की मांग कम थी, अंतिम अवस्था में भी ऊर्जा की मांग कम है। सबसे ज्यादा ऊर्जा की मांग कब है, द्वितीय अवस्था में। जो दूसरी अवस्था है, कौन सी अवस्था है वो, विस्तृत, ठीक है, जिसमें आप फैलाव हो रहा है, फैमिली एक्सपेंड हो रही है, फैमिली बढ़ रही है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। चलिए अब हम ये चीज हिंदी में भी पढ़ेंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स जो इंग्लिश के हैं वो आराम से नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक एक चीज उनको भी समझ में आ गई होगी। अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए
पूरा हिंदी में मिलेगा पढ़ने के लिए। पारिवारिक जीवन चक्र में विभिन्न चरणों में ऊर्जा की मांग। तो गृह निर्माता की ऊर्जा की मांग पारिवारिक जीवन चक्र के चरणों के अनुसार बदलती रहती है। प्रारंभिक पारिवारिक चरण, प्रथम चरण के दौरान ऊर्जा की मांग आमतौर पर सबसे कम होती है। हालांकि अगर गृहिणी घर से बाहर काम करती है, मैंने बोला था, तो उसे अपनी ऊर्जा को अपने बाहर के कामों की मांग और अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के बीच बांटना सीखना चाहिए। मतलब उसको दोनों के बीच मैनेजमेंट करना होगा, हाउस होल्ड एक्टिविटीज में भी, मतलब अपने घर के कामों में भी और अपने बाहर के कामों में भी। लेकिन फिर भी ऊर्जा की मांग यहाँ पर क्या है, सबसे कम है। इसके अलावा क्या है, सबसे व्यस्त चरण होता है, सबसे व्यस्त चरण है गृहिणी के लिए दूसरा चरण, जिस अवधि के दौरान परिवार का विस्तार हो रहा है, परिवार एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंशन स्टेज जो है, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तो घर के अंदर बाहर के परिवार की सभी मांगों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा की मांग कहाँ है, पर गृहिणी को परिवार में दूसरी अवस्था में, विस्तार अवस्था में। नेक्स्ट देखते हैं, जब बच्चे कॉलेज की उम्र पे पहुंच जाते हैं तो घर छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली कोई बाहर रहने लगता है, पीजी लेके रहने लगता है, अलग अलग सिटीज में चले जाते हैं, कुछ तो अलग कंट्रीज में चले जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। तो जो तीसरा चरण होता है वो होता है संकुचन, जो मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्शन या रिटायरमेंट। संकुचन चरण होता है। जैसे जैसे घर पर उनकी ऊर्जा का भार हल्का होता है, कई गृहिणियां पेशेवर भारी हितों को फिर से शुरू करती हैं। विवाहित बच्चों की मदद करना, उनके परिवार में नए सदस्यों का स्वागत करना अक्सर अतिरिक्त जिम्मेदारी लाता है। लेकिन इस चरण के दौरान ऊर्जा की आपूर्ति कम हो सकती है और शारीरिक अक्षमताओं को ऊर्जा खर्च करने के पैटर्न का फिर से आकार देने की आवश्यकता हो सकती है। बेसिकली ये जो आपको पैराग्राफ है वो यही एक्सप्लेन कर रहा है। पारिवारिक जीवन चक्र आपने समझा। पारिवारिक जीवन चक्र क्या थे, 3 थे। सबसे पहला था आपके इंट्रोड्यूसिंग स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, मतलब प्रारंभिक अवस्था, जब क्या थे, केवल पति पत्नी होते हैं, घर में ऊर्जा की मांग बहुत कम होती है। द्वितीय अवस्था कौन सी थी, आपके विस्तार अवस्था, जिसको आप बोलते हैं एक्सपेंशन या एक्सपेंड होना फैमिली का। उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपके ऊर्जा की मांग सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। तीसरी अवस्था होती है आपके संकुचन अवस्था, जिसे आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिटायरमेंट। इसमें भी आपके ऊर्जा की जो मांग होती है वो कम होती है, क्योंकि फैमिली संकुचित होती चली जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। तो ये था फैमिली लाइफ साइकिल एंड फैमिली लाइफ साइकिल के स्टेजेस, एंड इसमें पारिवारिक जीवन चक्र में ऊर्जा की मांग के किस जीवन चक्र की किस अवस्था में आपकी ऊर्जा की मांग सबसे कम है और सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया होगा आपको ये टॉपिक। अब नेक्स्ट है, जब काम करेंगे फैमिली में, जब एक गृहिणी काम करेगी, हल्के काम करेगी, मध्यम काम करेगी, भारी काम करेगी, एफर्ट्स डालेगी, जो हमने कल पढ़े थे लास्ट वीडियोस में, एफर्ट्स मतलब आपके प्रयास करेगी, कौन कौन से, टॉर्सल एफर्ट, मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट, मैनुअल एफर्ट्स करेगी, तो ऑब्वियसली वो थकेगी भी, क्योंकि उसकी गृह निर्माण की विभिन्न क्रियाओं में उसकी शक्ति जो है, एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, वो थकेगी, थकान होगी। तो अब हम पढ़ेंगे थकान। एनर्जी मैनेजमेंट का ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण घटक है। क्या है, थकान। समझ में आ रहा है, फटीग। परिवार की बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारी आप एक्टिविटीज ऐसे करती हैं, कभी आप बाहरी काम करते हैं तो आपको थकान उत्पन्न होती है। क्लियर, आपके बिल्कुल बैटरी लो हो जाती है। तो डेफिनेशन क्या है फटीग की, फटीग इज टायर्डनेस और बोर्डम अराइव्ड आफ्टर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क। इट इज रिएक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ होल टू अ सिचुएशन एज ही और शी कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली इंटरप्ट्स एंड इवैल्यूएट्स इट। हिंदी में भी देख लेते हैं। थकान क्या है, ऊब है, एक विशेष कार्य करने के बाद किसी स्थिति के लिए समग्र रूप से किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया होशपूर्ण या अनजाने में व्याख्या या मूल्यांकन करता है, दोनों के लिए, मैन के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ठीक है, थकान आपकी क्या है, आपको कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, परिवार की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, आपकी उसमें शक्ति खर्च होती है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है, उससे आपको थकान उत्पन्न होती है। तो वही आप आज पढ़ेंगे। क्या कॉजेज हो सकते हैं, मतलब कारण क्या हो सकते हैं भाई थकान के, क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो मस्कुलर स्ट्रेन है, ओवरवर्क है। कभी कभी क्या होता है, जैसे होली दीपावली की बात कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, वार्षिक सफाई करते हैं।
जब वार्षिक सफाई करते हैं तो क्या होता है, जो डेली जो सफाई होती है वो तो होती ही नहीं है। वार्षिक सफाई में आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा यूज होती है, तो थकान भी आपको क्या होती है, नॉर्मली डेज से ज़्यादा होती है। आप सब समझदार हैं, सब प्रैक्टिकली वो चीज़ कर चुके हैं, तो सबको पता है ना। रिलीज, कॉन्ट्रैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, आप किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड हैं। रॉन्ग बॉडी पॉस्चर, आप एक गलत बॉडी पॉस्चर यूज़ करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी क्या बॉडी पॉस्चर होना चाहिए आपका एक्टिविटीज़ करने का। जैसे कुछ लोग झुक के चलते हैं, सीधे चलना चाहिए, स्ट्रेट, ठीक है। बैठना भी कैसे चाहिए, स्ट्रेट। लैक ऑफ एप्रिसिएशन, आप किसी भी तरीके से एप्रिशिएट नहीं है। इम्प्रॉपर मेथड ऑफ वर्क है, आप गलत तरीके अपना रहे हैं। कार्य सरलीकरण आपको क्या सिखाता है, कार्य सरलीकरण आपको अपने कार्य को सरल करने के तरीके बताता है, मेथड्स बताता है कि आप किस तरीके से अपने कार्य को सरल बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप गलत मेथड यूज कर रहे हैं काम करने का, तो ये भी आपके कॉजेज हो सकता है फटीग का। इसके अलावा कॉन्स्ट्रेंट इन वर्क, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप अपने वर्क के प्रति बिल्कुल मतलब आरुचि है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मेंटल स्ट्रेन है, किसी तरीके का आपको शारीरिक समस्या है या मानसिक समस्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये सब कारण हो सकते हैं फटीग के, थकान के। भाई आपका मन नहीं है आज काम करने का, आपको कोई शरीर में बीमारी है, आपको कोई मानसिक परेशानी है, किसी प्रकार की चिंता है, ठीक है, या आपका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, थकान उत्पन्न करती हैं। अब थकान जो होती है वो आपके, ये देखिए पहले तो हम पोस्चर की बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको पोस्चर बताऊंगी, गुड पोस्चर क्या है एंड बैड पोस्चर क्या है। तो दिस इज गुड पोस्चर, आपका क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। लेवल पेल्विस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, स्क्वायर शोल्डर्स, इट इज अ गुड पोस्चर। और ये क्या करेगा आपके में, हेडेक कॉज करेगा। देखिए ये पोस्चर कैसा है, ये इस तरीके से, ऐसे ये गलत है। थोड़ा सा झुक के चलना, टेढ़े होके चलना, इससे आपको बैक पेन भी होगा, नेक पेन भी होगा, गर्दन में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, हेडेक बना रहेगा हमेशा। तो हमेशा आपको क्या करना है, गुड पोस्चर अपनाना है, मतलब बिल्कुल सीधे होके चलना है, एकदम अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रह के चलना भी है, स्ट्रेट होके आपको बैठना भी है, क्लियर। और अगर आप टेढ़े मेढ़े चलते हैं, झुक के चलते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं, तो ये आपको बहुत सारे मेंटल स्ट्रेन देगा, आपको बहुत सारी बीमारियां इससे हो सकती हैं। क्लियर है, पोस्चर देख लिया आपने। टाइप्स ऑफ फटीग की बात करेंगे अब हम, मतलब थकान के प्रकार होते हैं जो आपके सिलेबस में भी है। तो थकान के बेसिकली दो प्रकार होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फटीग, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। थकान के दो प्रकार होते हैं आपके, शारीरिक थकान और मनोवैज्ञानिक थकान। भाई काम करते करते, चाहे आप हल्के काम करिए, भारी काम करिए, मध्यम काम करिए, थोड़ी बहुत थकान उत्पन्न होती है, तो वो शारीरिक थकान होती है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको मानसिक थकान भी देते हैं, जैसे आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो क्या थकता है, आपका मन थकता है, आपका मानसिक थकान होती है, आपको बोरियत होने लगती है एक चीज को बार बार पढ़ते या एक चीज को देखते देखते, तो आप बोर हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, सक्सेस नहीं मिल पाती है, बार बार एफर्ट डाल रहे हैं, बार बार प्रयास डाल रहे हैं, लेकिन हम उस गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ बच्चे आज भी जॉब नहीं ले पा रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या हो जाता है, कुंठा हो जाती है, तो उससे भी क्या उत्पन्न होती है, थकान उत्पन्न होती है। क्लियर है, तो यही हम पढ़ेंगे। थकान कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, शारीरिक और मानसिक। अब शारीरिक थकान क्यों होती है, देखिए शारीरिक थकान जो है, किसी भी काम को करने के लिए, करने के बाद सबसे पहले आपको फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक थकान ही होती है। क्यों, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आप एफर्ट डालते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रयास करते हैं, तो शारीरिक थकान उत्पन्न होगी ही होगी, जिसके कारण आपके काम करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। ठीक है, शारीरिक थकान जो होती है, बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाता है कि मांसपेशियों में ऐसा क्या आ जाता है जिसकी वजह से आपको शारीरिक थकान होती है। फ्लूइड्स आ जाते हैं, शारीरिक द्रव्यों की अयोग्यता के कारण आपको शारीरिक थकान होती है। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज होता है, हमारी बॉडी क्या यूज करती है, ग्लूकोज यूज करती है। ग्लूकोज क्या होता है हमारी बॉडी में, जब हम काम करते हैं तो हमारी सेल्स क्या लेती है, ग्लूकोज लेती है। ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज हमारी बॉडी में, यूटिलाइज होता है मतलब यूज करती है हमारी बॉडी, ग्लूकोज को उपयोग में लाती है। हमें ग्लूकोज से ही तो ऊर्जा मिलती है ना। तो जब हम कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी, आप कोई भी मांसपेशी भरा काम कर रहे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, मान लीजिए आप कबर्ड साफ कर रहे हैं, आप कुछ और बहुत ज्यादा सफाई कर रहे हैं, तो किस चीज का डिपोजिशन होता है आपके मसल्स में, लैक्टिक एसिड का।
किस चीज़ का डिपोजिशन होता है आपकी मसल्स में? लैक्टिक एसिड का। क्योंकि आपको शरीर का कोई भी काम करिए आप मस्कुलर, आपको ईंधन का यूज होता है। ईंधन मतलब आपको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आपको मिलती कहाँ से है? जो स्टोर्ड आपके बॉडी में ग्लाइकोजन है वो क्या होता है? एनर्जी के लिए रिलीज होने लगता है। ठीक है, ग्लूकोज तो आपका पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन लास्ट में बचता क्या है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड बचता है, लैक्टिक एसिड बचता है। जो लैक्टिक एसिड होता है वो क्या होता है? आपकी मसल्स में जमा होने लगता है। तो अगर आप रेगुलर मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन की डिमांड कम होती है। लेकिन आप मान लीजिए बहुत ज्यादा कोई भारी काम करने लगे, एकदम अचानक से आपने जो है आज बहुत मन करा मैं सफाई कर दूं, और एकदम से आप बहुत मतलब हैवी वर्क करने लगे, आपने मसल्स का ज्यादा यूज कर लिया, तो क्या होगा? हाई ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको फिजियोलॉजिकल फटीग होगा, आपको शारीरिक थकान होगा। जैसे आपने देखा होगा, आप डेली रूटीन में काम करते हैं, वही काम आप डेली करते हैं, आपको थकान नहीं होती। लेकिन आज आपने सोचा चलो लाओ आज पूरा किचन साफ कर दूं, तो क्या होगा उसमें? आपकी मसल्स ज्यादा काम करेंगी। जब मसल्स ज्यादा काम करेंगी तो आपकी बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन का यूज करेगी। ज्यादा ऑक्सीजन का यूज करेगी तो आपको क्या होगा? थकान होगा, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है बॉडी में वो रिलीज नहीं हो पाता, वो मांसपेशियों में जम जाता है, मांसपेशियों में आ जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है? थकान होती है। और जब वही आप उसको रिलीज करते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेट लेते हैं, सो लेते हैं, वो बॉडी से रिलीज हो जाता है और आपको रिलीफ मिल जाता है ना? समझ में आ गया? तो शारीरिक थकान आपको समझ में आई कि कैसे होती है। भाई कोई भी काम हम करते हैं, हल्के काम, भारी काम, मध्यम काम, उसके बाद हमको थकान महसूस होती है। अगर हम ज्यादा मस्कुलर वर्क कर लेते हैं तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान लगने लगती है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए पहले हल्के काम करें, फिर भारी काम करें, भारी काम कर लिया फिर हल्का कोई काम करें, है ना, फिर कोई भारी काम करें। इस तरीके से हमें मैनेजमेंट करना चाहिए कि हमें शारीरिक थकान ना हो, हमें शारीरिक थकान या किसी भी गृहिणी को शारीरिक थकान ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं मानसिक थकान। मानसिक थकान जो होती है मतलब जहां पर आपका दिमाग, आपका जो मन है वो ऊब जाता है किसी भी काम को कर करके, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, तो इस थकान को हम मानसिक थकान बोलते हैं। ठीक है, मन का ऊब जाना या फ्रस्ट्रेट हो जाना, ये आपका क्या होता है? मानसिक। जैसे कभी कभी क्या होता है? मोनोटोनस हो जाता है लाइफ में। मान लीजिए जीवन के दैनिक कार्य, आप डेली वही काम कर रहे हैं, डेली वही काम कर रहे हैं, तो क्या होता है? कभी कभी आपको ऊब लगने लगती है कि जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, दिन भर यही काम करना है। इसी को बोलते हैं हम मानसिक थकान। ये दो तरीके की होती है, एक होती है नीरस, एक होती है कुंठा थकान। नीरस मतलब बोर्डम फटीग, और कुंठाजन थकान मतलब फ्रस्ट्रेशन फटीग। तो बोर्डम, बोर हो जाना, ये मैं बताती हूँ कॉजेस, सिम्टम्स क्या है ये बात पहले हम बात कर लेते हैं। बोर्डम फटीग होती क्या है? बोरियत हो जाना, नीरस आ जाना। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में हैं तो इस थकान को हर साइकोलॉजिस्ट ने स्वीकारा है कि भाई हम दिन प्रतिदिन जो भी काम करते हैं उससे हमें मेंटल थकान होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है? लगाव नहीं रह जाता, रुचि नहीं रह जाती, उस काम को करने में हमें बोरियत होने लगती है। ठीक है, हमें मन करता है कि हम यहाँ से भाग जाएं, इस काम को बंद कर दें, ये काम हमें नहीं करना, हमारा समय ही नहीं कट रहा है, हमें डिसइंटरेस्ट मतलब अरुचि उत्पन्न हो जाती है, ऊब होने लगती है। तो इसको हम बोलते हैं बोर्डन, नीरस थकान। अगर कोई व्यक्ति ना पसंद करता है, नीरस है, मतलब मान लीजिए बार बार आपको वही काम करना पड़ रहा है, तो आपको क्या हो जाती है? उस काम से बोरियत पैदा हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं बोर्डन फटीग, या बोलिए इसको नीरस थकान। ठीक है, बोरियत थकान। दूसरी जो होती है आपकी फ्रस्ट्रेशन फटीग, जैसे मैंने आपको बताया कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्या हो रहा है? आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है निर्धारित, उसको आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, बहुत से प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन बार बार वो विफल हो जा रही हैं, बार बार हम क्या कर पा रहे हैं? जो हमारा गोल है उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी क्या पैदा करता है? ये फ्रस्ट्रेशन फटीग को पैदा करता है। ठीक है, मतलब कुंठाजन, आप कुंठित है, अंदर से जल कुड़ रहे हैं, बुरा लग रहा है कि हम इस अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन फटीग। तो इतना क्लियर हुआ? थकान क्लियर हुआ? थकान भाई क्यों होती है? हम डेली गृहिणी की बात करते हैं, गृह प्रबंध पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली गृहिणी की बात करेंगे। वो डेली रूटीन टास्क करती है, उसको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है, वो वही काम बार बार करती है, कभी हल्के काम, कभी एकदम से भारी काम करने लगती है, तो उसको शारीरिक थकान भी होती है, साथ साथ मानसिक थकान भी होती है। तो इन थकान
होती दो प्रकार की है बेसिकली, जो आपको सिलेबस में पढ़नी है, शारीरिक और मानसिक। मानसिक भी दो प्रकार की है भाई, एक में बोरियत पैदा हो गई, एक में फ्रस्ट्रेशन है। क्लियर है? तो ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए होता है? ऐसा होता है आपके कंफ्यूजन है आपको बहुत ज्यादा, आपके सिर में दर्द है, शॉर्ट मेमोरी हो गई है, डिसइंटरेस्ट है, मतलब अरुचि हो गई है, रुचि ही नहीं आ रही है काम करने में, यूनिसनेस है, रिपीटेड मिस्टेक है, नर्वसनेस है, कुछ भी कारण हो सकता है बोरियत पैदा होने का या फ्रस्ट्रेशन होने का, वो आप खुद समझ सकते हैं जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम अब जॉब हमारी लग जाए, लेकिन नहीं लग पा रही, हम बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं, कभी हम 1 नंबर से रह जा रहे हैं, कभी हम 2 नंबर से रह जा रहे हैं, या कभी गवर्नमेंट जॉब ही नहीं निकाल रही है, तो क्या होता है उससे स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुंठाजन्य हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मानसिक थकान को उत्पन्न करती हैं। अब हम इसको कैसे रिलीव कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं? तो भाई एक्सरसाइज करें, हाइड्रेटेड रहें, सोशलाइज रहें, रिलैक्स करें, इसके अलावा अच्छी नींद लें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। ठीक है? और क्या रहें? मोटिवेटेड रहें। मोटिवेटेड मतलब प्रेरणा, हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें आज अगर सफलता नहीं मिली है तो कल जरूर मिलेगी। मतलब आपको क्या करना है? प्रेरित रहना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। जो आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ। थकान दूर करने के उपाय, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, हमेशा अपने काम को इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उद्देशित होना चाहिए कि किस तरीके से मैं अपने काम को इजी कर सकती हूँ और इंटरेस्टेड बना सकती हूँ। ठीक है? रेस्ट पीरियड हमेशा लेना चाहिए। दूसरा क्या है आपके? रेस्ट पीरियड। पहला मैंने क्या बताया आपको? मोटिवेटेड। ठीक है? रेस्ट पीरियड मतलब वही मैंने जो आपको बताया था कि पहले हल्के काम करिए, फिर भारी काम कीजिए, फिर कोई हल्का काम कीजिए, जिससे और थोड़ा थोड़ा क्या करते रहिए, बीच में विश्राम करते रहिए, आराम करते रहिए, जिससे आपके दिन भर के सारे टास्क भी हो जाएं और जो है आपको शारीरिक थकान भी आपकी दूर हो जाए। क्लियर? फिर क्या करना चाहिए? तीसरी चीज क्या करना चाहिए? टू डेवलप वर्क स्किल, मतलब अपने कार्य में कौशल का विकास करना चाहिए, अपने कार्य में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, अपने काम में परिवर्तन लाना चाहिए, हमेशा चेंजेस लाने चाहिए। भारी काम के बाद हल्के काम करें, हल्के काम के बाद भारी काम करें, या कभी टीवी देख लें, कभी रेडियो सुन लें, कभी म्यूजिक देख लें, म्यूजिक सुन लें, कभी आप मैगजीन पढ़ लें, बच्चों से बातें करें। इन सब से आप क्या कर सकते हैं? अपने काम में परिवर्तन ला सकते हैं। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज प्रॉपर बॉडी पोस्चर, जो कि मैंने आपको बताया। गुड बॉडी पोस्चर आपको हमेशा यूज करना है, हमेशा आपको स्ट्रेट रहना है। अगर आप स्ट्रेट रहेंगे, सीधे एकदम खड़े रहेंगे, सीधे खड़े होकर काम करेंगे, गलत बॉडी पोस्चर का यूज नहीं करेंगे, तो आपको मानसिक और शारीरिक थकान कम होगी, आप उसको दूर कर सकते हैं। तो ये है आपके शारीरिक थकान और मानसिक थकान को दूर करने के उपाय। क्या क्या कर सकते हैं आप? हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब वही गुड बॉडी पोस्चर, शारीरिक जो आपका पोस्चर है बॉडी का वो सही होना चाहिए। तो क्लियर हो गया? इतना आपको समझ में आ गया? चलिए अब इस टॉपिक से आए हुए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहला, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? यह क्वेश्चन आपके लास्ट टीजीटी 2021 का है और कई बार आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। यह क्वेश्चन यहीं से आता है। तो थकान की स्थिति में आपके कोशिकाओं में कौन सा अम्ल जो है, एसिड है, वो एकत्रित हो जाता है? लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया, आपने अभी पढ़ा भी, लैक्टिक एसिड आपकी मांसपेशियों में जमा हो जाता है। क्यों जमा हो जाता है? क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा मस्कुलर एक्टिविटी कर लेते हैं, मान लीजिए डेली तो आप उतना काम नहीं करते, लेकिन एक दिन आपने बहुत अचानक से ज्यादा ही साफ सफाई कर दी, तो क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन की जो डिमांड है, जो सेल की ऑक्सीजन की डिमांड है, ऑक्सीजन की जरूरत है, खपत है, वो एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है? और शरीर में क्या होने लगता है? लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जमा होने लगता है, कोशिकाओं में जमा होने लगता है। क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन था, ये आपके लास्ट टीजीटी में भी पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? चाहे साधन की मांग हो, मतलब रिसोर्सेज, और चाहे आपसे पूछ लिया जाए ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। ठीक है? बताइए। मैंने अभी आपको फैमिली लाइफ साइकिल पढ़ाया, फैमिली लाइफ साइकिल में आपको मैंने स्टेजेस पढ़ाई। सबसे पहली थी प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में तो हमारी ऊर्जा की मांग क्या थी? कम थी। फिर थी विस्तार अवस्था, फिर थी संकुचित अवस्था, फिर थी सेवानिवृत्त अवस्था। संकुचित अवस्था और सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो जाना, ये दोनों एक ही अवस्था की बात है।
कुछ लोग इसे 5 स्टेजेस में पढ़ा देते हैं, कुछ 7 स्टेजेस में पढ़ा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा साधन की मांग और ऊर्जा की मांग कहाँ बढ़ेगी? विस्तार अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी। विस्तार अवस्था मतलब आपकी जो विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है फैमिली का, एक्सपेंड हो रही है फैमिली, तो उसमें हमारे ऊर्जा की मांग भी बढ़ेगी और साधनों की मांग भी बढ़ेगी, रिसोर्सेज की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि फैमिली बढ़ रही है। तो जैसे जैसे फैमिली बढ़ रही है तो बच्चों के रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, फैमिली की जरूरतें भी बढ़ेंगी, तो साधन की मांग भी बढ़ेगी, ऊर्जा की मांग भी बढ़ेगी। क्लियर है? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थकान को दूर करने के क्या उपाय हैं? मैंने अभी आपको बताया, मोटिवेटेड रहिए, हमेशा प्रेरित रहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है? हल्के काम करिए, फिर भारी काम करिए, फिर कोई हल्का काम करिए, धीरे धीरे विश्राम भी कीजिए, अपने कार्य करने में पैटर्न में चेंजेस लाइए, इंटरेस्ट पैदा कीजिए अपने में, अच्छा बॉडी पॉस्चर यूज कीजिए। इस तो इनमें आपको क्या ऑप्शन सही लग रहा है कि कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप कर दीजिए, आसपास का वातावरण शांत होना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना या कोई कार्य नहीं करना। तो कोई भी कार्य बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं करना, इससे आप क्या कर सकते हैं? थकान को दूर कर सकते हैं। हमने जैसे बात करी, आप रेस्ट ले सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़े थोड़े इंटरवल्स में काम कीजिए, जिससे आपको शारीरिक और मानसिक थकान ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्रम के कारण, मतलब आप श्रम कर रहे हैं, बहुत आपने एफर्ट डाला है, श्रम किया है, थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को आप क्या बोलेंगे? आपने बहुत ज्यादा श्रम कर लिया, आपको थकावट होने लगी है, तो शरीर की ये स्थिति क्या है? उदासी है, चिड़चिड़ाहट है, थकान है या अवसाद है? हमने क्या पढ़ा है? हमने फटीग पढ़ा है, तो फटीग होगा, मतलब थकान होगा। ऑप्शन नंबर सी। हमने बहुत सारा श्रम करा है। आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, आप सिलेबस में क्या पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो श्रम के कारण थकावट हो रही है, अनुभव कर रहे हैं, आप थकान महसूस कर रहे हैं, तो शरीर की ये स्थिति क्या है? थकान ही तो है ना। तो आपको कोई चिड़चिड़ाहट है, ना अवसाद है, ना उदासी है। आपने बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर लिया है तो आपकी बॉडी थक गई है, थकान है, फटीग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काम के बीच में आराम से तात्पर्य है कि काम के बीच में आपने आराम कर लिया, रेस्ट ले लिया, काम पूरी तरीके से रोक दिया, आंशिक रूप से काम रोक दिया, कार्य और तनाव से थोड़ी देर के लिए आजादी ले ली, या कार्य स्थिति में परिवर्तन कर लिया। आपने जब काम के बीच में आराम ले लिया है तो मतलब काम और तनाव से थोड़ी देर के लिए आजादी ले ली है, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा? आप स्ट्रेस हो जाएंगे, आपको बोर्डम फटीग भी हो सकता है, आपको फ्रस्ट्रेशन फटीग भी हो सकता है। तो आपने आराम ले लिया है तो थोड़ी देर के लिए आपने आपको क्या कर दिया है? रेस्ट प्रोवाइड कर दिया है, आराम प्रोवाइड कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है? बाधक क्या है? आराम, ऊर्जा, थकान या कोशिश? अब हमने कोई काम किया बहुत ज्यादा, मान लीजिए पूरी सफाई कर दी एकदम किचन की, और थोड़ा सा काम हमने छोड़ दिया है, क्या कि चलो ये जो बर्तन वर्तन है ये मैं बाद में धो के रख दूंगी। लेकिन आपने इतना काम कर दिया है कि आपको क्या उत्पन्न हो गई है? आपकी बॉडी में थकान उत्पन्न हो गई है, और यही क्या कर देगा? बाद में आपके बाधक हो गया है। क्यों? क्योंकि अब आप इतना थक चुके हैं कि जो बचा हुआ काम है वो आप नहीं कर पाएंगे, और ये एक नेगेटिविटी है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों में बाधक है? तो थकान बाधक है। क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्डम थकान किस प्रकार का नहीं है? बोर्डम थकान मैंने आपको बताया, जैसे आप बोरियत थकान बोलते हैं, नीरस थकान बोलते हैं, ये दोनों से पैदा हो सकती है भाई। फिजिकल वर्क से भी पैदा हो सकती है एंड मेंटल वर्क से भी पैदा हो सकती है। थकान तो दो तरीके की हमने पढ़ी है ना, शारीरिक थकान, मानसिक थकान। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बोर्डम थकान किस प्रकार का नहीं है, तो ये परचुरेशनल थकान नहीं है, ये कोई भी थकान नहीं है। लेकिन शारीरिक थकान से भी आपको बार बार आप एक ही काम रिपीटेड कर रहे हैं, या आप मेंटली वर्क एकदम रिपीटेड कर रहे हैं, तो आपको दोनों से बोरियत थकान हो सकती है। लेकिन बोर्डम थकान जो टाइप है वो किसका है? मनोवैज्ञानिक थकान का है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? लेकिन बोर्डम थकान जो है आपके, ये परचुरेशनल थकान जो पूछा गया, ऐसे कोई भी थकान नहीं है। क्लियर है? अगर आप गृहिणी हैं, घर के काम में भी आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बहुत आसानी से आपको बोर्डम, नीरस थकान
फील होने लगेगी, बोरियत फील होने लगेगी, मेंटली भी फिजिकली भी। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला काम कौन सा है? ये टॉपिक भी मैं आपको क्लियर करूंगी, एनर्जी मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ, ये भी मुझे पढ़ाना है। हल्का काम कौन सा है, मध्यम काम कौन सा है, भारी काम कौन सा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप बताइए सबसे ज्यादा आपकी जो एनर्जी है वो किस में यूज होगी? टीजीटी 2013 में पूछा गया है, बुनाई करने में, आटा गूंथने में, फर्श पर पोछा लगाने में, डस्टिंग में। तो फर्श पर पोछा लगाने में आपके सबसे ज्यादा ऊर्जा का उपयोग होता है। झाड़ू मारना और पोछा मारना ये सर्वाधिक ऊर्जा वाले काम है, बस आपको ये समझ लेना है। सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी किस में यूज होती है? झाड़ू मारने में, पोछा मारने में, फर्श को रगड़ रगड़ कर धोने में, कपबोर्ड साफ करने में, है ना, अलमारी साफ करने में, या घर की वार्षिक सफाई में आपके बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। धन, समय, शक्ति तीनों को ही अधिक आवश्यकता होती है। देखिए फिर से ये वही क्वेश्चन आ गया और टीजीटी 2013 में पूछा गया है। पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था से ये क्वेश्चन है कि भाई धन की जरूरत भी ज्यादा है, समय की जरूरत भी ज्यादा है, और शक्ति, तीनों की ही हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चरण में होती है? जीवन चक्र की प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था कौन सी थी? मैंने आपको बताई अभी, प्रारंभिक अवस्था जिसे आप फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं, या जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था जो कि आपकी क्या थी? एक्सपेंशन थी, जिससे आप विस्तार अवस्था बोलते हैं, या जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में जिसको आप रिटायरमेंट अवस्था बोलते हैं, या संकुचित अवस्था बोलते हैं, या सेवानिवृत्त अवस्था बोलते हैं। बताइए किस अवस्था में धन, समय, शक्ति तीनों की ही सबसे ज्यादा अधिक आवश्यकता होती है? तो जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में। किस में होती है? जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में, मतलब आपके एक्सपेंशन में, विस्तार अवस्था में। धन की भी आवश्यकता ज्यादा है, समय की भी ज्यादा है, साधनों की भी ज्यादा है, और ऊर्जा की भी ज्यादा है। यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, साधन। साधन मतलब रिसोर्स। तो हर चीज की आवश्यकता जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में ही होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसिक थकान के प्रभाव हैं। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं मानसिक प्रभाव के? मैंने अभी आपको पढ़ाए। आपके ध्यान में कमी आ रही है, बिल्कुल। आपकी प्रेरणा में कमी आ रही है, बिल्कुल। मानसिक निष्पन्नता में वृद्धि आ रही है, ये कोई बात नहीं हुई। क्षतिग्रस्त अवबोध है एवं सोच है, आपकी जो थिंकिंग है वो खराब हो चुकी है, आप अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो गई है, बिल्कुल ठीक। तो आपके फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मानसिक निष्पन्नता में वृद्धि मतलब आपका मेंटल काम ही नहीं कर रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, ये बात जची नहीं। पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर सही है। भाई मैंने आपको अभी बताया कौन कौन से आपके प्रभाव थे। ध्यान में कमी है, अटेंशन कम है, आपका इंटरेस्ट कम है, मोटिवेशन कम हो रहा है, ठीक है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीजें आपके मानसिक थकान के प्रभाव हैं। तो पहला सही है, दूसरा सही है, एंड फोर्थ आपके बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? स्थैतिक कार्य को कम कर दें, गतिक कार्य को कम करके, श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग करके, या बारी बारी से स्थैतिक एवं गतिक कार्य द्वारा। घरेलू काम में अगर आपको थकान कम करनी है तो सबसे उपयुक्त विधि है कि श्रम और समय को बचाने वाले उपकरणों का आप यूज करें। जो ऐसे हम जब एनर्जी मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हम ये चीज समझते हैं कि भाई हम ऐसी चीजों का यूज करें, ऐसी वे ऑफ लाइफ को अपनाएं जो हमारी एनर्जी भी, जिसमें हमारी कम यूज हो, हमारा टाइम भी कम यूज हो, और हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को फ्री रख पाएं और थकान का अनुभव कम करें, परेशान कम हो। तो यही तो एनर्जी मैनेजमेंट है ना, यही तो वर्क सिंप्लीफिकेशन है। तो श्रम और समय को बचाने वाले उपकरण का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? घरेलू काम में थकान को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच गाइस। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एनर्जी मैनेजमेंट में आपने जो टॉपिक आते हैं, जैसे फैमिली लाइफ साइकिल पढ़ लिया, फैमिली लाइफ साइकिल के स्टेजेस पढ़ लिया, एफर्ट्स कौन कौन से डालते हैं हमने पढ़ लिए, थकान क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, हमने पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। अब एक चीज बचती है आपके काम, हल्के, भारी, मध्यम वाले, वो भी मैं पढ़ा दूंगी। एनर्जी मैनेजमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा गृह प्रबंध में। ओके, सो गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर, डू लाइक, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग विद दिव्या से। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।